वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, वर्क और एनर्जी काफी इक्विवेलेंट टर्म्स है और इनसे ही जुड़ा हुआ पावर है, तो वो हमको इस चैप्टर के अंदर देखना है। और 9th स्टैंडर्ड में अगेन फिजिक्स है और फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो लेट्स सी वर्क। वर्क के बारे में हमको कॉमन टर्म्स में अगर हम कहें तो कॉमन टर्म्स में हम कोई भी अगर काम करें, ठीक है, कोई भी जनरल सी चीज को हम अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वी आर डूइंग वर्क। ओके, जैसे हम किसी एक जगह बैठ के अगर कोई छोटा सा भी काम अगर कर रहे हैं, अगर मान लो सुई में धागा भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम उस चीज को वर्क कहते हैं। या फिर इफ आई एम डूइंग एट वन प्लेस, आई एम काउंटिंग नोट्स, आई एम डूइंग वर्क। ओके, वर्क कॉमन टर्म्स में या कॉमन भाषा में अगर वर्क कहा जाए तो वो कोई भी चीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम वर्क कह सकते हैं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में वर्क इज स्लाइटली डिफरेंट टर्म। फिजिक्स में वर्क का मतलब है कि यहां पे फोर्स होना चाहिए और फोर्स के साथ साथ वो बॉडी जिसमें फोर्स लगाया गया है वो डिस्प्लेस भी होना चाहिए। ओके, इन दैट केस वी से दैट वर्क इज डन। ठीक है, सो यहां पे दो चीज होना चाहिए, एक फोर्स है और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क का फॉर्मूला मिल गया हमको, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज वी हैव अ बॉडी राइट हियर और इसके ऊपर फोर्स लगा है F और जिससे ये कितना डिस्प्लेस हुआ बाय वैल्यू S। सो वर्क इज गिवन बाय व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया। यहां पे मैंने कुछ Fs यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा लिखा है। ये हायर टर्म्स में वर्क का जो डेफिनेशन है वो ये है। इट इज मतलब 11th स्टैंडर्ड में अगर हम जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स की दुनिया में, क्योंकि यहाँ भी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स की दुनिया में उनका अलजेब्रा कैलकुलेशन अलग होता है। वेक्टर अलजेब्रा, उसमें मल्टीप्लिकेशन के दो रूल्स होते हैं। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके दो रूल्स है वहां पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो वर्क का फॉर्मूला है इसमें डॉट प्रोडक्ट चलता है। सो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट ये चीज हमको 9th में इतनी यूज नहीं करनी, एक बस तुमको जानकारी के लिए ये चीज बता देता हूं कि इट इज F S cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट में रूल होता है cos ऑफ दैट थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे एंगल तो जैसे डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगा है, एंगल 0, थीटा यहाँ पे 0 है। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक छोटा सा टॉय है और उसको आगे से खींचा जा रहा है। ओके, एक बच्चा खींचते हुए ले जा रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस फिर भी वो हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है, तो वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल थीटा एग्जिस्ट होगा, एक नॉन जीरो थीटा एग्जिस्ट होगा। ओके, तो थीटा यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ओके, सो once again what is work? Work is the product of force and displacement। हमारे लिए 9th स्टैंडर्ड के लिए इतना ही है, वर्क इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। ओके, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगेन अगर हम वो वेक्टर या स्केलर के हिसाब से अगर हम बात करें, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनमें कोई डायरेक्शन नाम की चीज नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटी आर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। यहाँ पे देखो एक चीज पे अगर हम ध्यान दें, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर भी वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? वंस अगेन वही चीज मैं जो बता रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट का रूल में, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, रिजल्टेंट जो मिलता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो क्योंकि यहाँ पे वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये रूल हमको 11th में पढ़ना है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूं। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड अबाउट द यूनिट,
यूनिट वैसे देखो यहाँ पे ये 1 न्यूटन पुट कर दो, ये 1 मीटर पुट कर दो, न्यूटन मीटर हो सकता है, लेकिन इसी न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड जूल. सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग, ERG अर्ग. So 1 joule is equal to 10 raised to 7 अर्ग. ये एक रिलेशन है जूल और अर्ग का जो आपको याद रखना है. 1 joule is 10 raised to 7 अर्ग. Next is work can be positive, it can be negative and it can even be zero. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. कौन सी सिचुएशंस में वर्क कैन बी पॉजिटिव? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉन जीरोस. कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. और अगर जीरो रहा तो क्या हो जाएगा? जीरो ही आएगा. फिलहाल आपको पॉजिटिव की बात करें, नॉन जीरो होना चाहिए और थीटा क्या होना चाहिए? शुड बी लेस देन 90. इसका क्या मतलब है? तो जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? जीरो, राइट? तो यहाँ भी वर्क क्या होगा? पॉजिटिव. इफ एफ एंड एस बोथ आर नॉन जीरो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नॉन जीरो है और थीटा यहाँ पे जीरो है, व्हिच इज ऑब्वियसली लेस देन 90, तो यहाँ भी वर्क क्या होगा? पॉजिटिव. कंडीशन क्या है यहाँ पे? थीटा शुड बी लेस देन 90. अब जैसे ये वाला एग्जांपल जो मैंने दिया कि एक टॉय कार है और उसको एक रस्सी बांध के बच्चा खींच के लेके जा रहा है, तो इसमें भी थीटा देखो, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, कितना आएगा? इट इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल है, तो वहां भी वर्क क्या होगा? वर्क विल बी पॉजिटिव. ओके, सो इफ थीटा इज लेस देन 90, वर्क क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा. ओके, एंड वर्क नेगेटिव कब है? व्हेन थीटा इज, अगेन वो नॉन जीरो होना चाहिए, जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो, और थीटा ग्रेटर देन 90. अभी ग्रेटर देन 90 का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? लेट्स सी. सपोज एक बहुत ही हैवी बुलडोजर है जो एक स्लोप से नीचे की तरफ आ रहा है. ओके, नीचे की तरफ. या कोई एक पर्सन है जो उसको रोकना चाहता है, लेकिन बुलडोजर है बहुत ही ज्यादा, उसका मास है, तो वो उससे तो वैसे रुकने वाला नहीं, बट फिर भी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द डायरेक्शन opposite to that of displacement. Displacement लगातार तो नीचे ही आ रहा है ना, so displacement is in this direction and force is applied in the opposite direction. So what is the work done by that man on that bulldozer? It will be negative. क्यों? क्योंकि यहाँ पे force और displacement दोनों opposite direction में है, यानी थीटा कितना है? 180 डिग्री. ठीक है, यानी it is greater than 90 डिग्री. और ऐसा कुछ होगा उस केस में जो वर्क होता है, if it is greater than 90, theta is greater than 90, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव. ओके, अदर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक ट्रैक पे रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है एक रेल्स पे, तो ट्रेन का इंजन उसको चला रहा है, बट अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, जो रेल्स फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, सो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है ऑन दैट ट्रेन, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव, बिकॉज इट इज अपोजिट डायरेक्शन. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट. ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है और फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस द वर्क डन इज नेगेटिव. ओके, इन शॉर्ट, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, मान लो कि अभी ऐसा ही एक सिनेरियो ले लेते हैं, जो ये बॉय वाला केस था. इसमें एक हैवी कार है, टॉय कार ही है लेकिन बहुत हैवी सा है ये, और इसके ऊपर रस्सी बांध के ये यहाँ पे खींच रहा है, एंड फिर भी स्लोप ऐसा है कि इस डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ जा रहा है. डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ? इज ग्रेटर देन 90, तो यहाँ भी अगेन वर्क विल बी व्हाट? वर्क विल बी नेगेटिव. सो सिंपल सी बात है, वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब f और s नॉन जीरो है और थीटा क्या है? लेस देन 90. एंड वर्क नेगेटिव कब होगा? जब f और s नॉन जीरो है, थीटा ग्रेटर देन 90. ठीक है, एंड इट कैन बी जीरो. जीरो कब हो सकता है? जब फोर्स जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो. ओके, अगर मान लो हम कहीं फोर्स ही नहीं एग्जिस्ट हो रहा प्लस डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो वहां पे वर्क डन विल बी नॉट जीरो. अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो,
सपोज आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बोर्ड, जो कि बहुत रिजिड वॉल से जुड़ा, इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स या फिर ये कितना भी फोर्स लगाऊंगे मेरे हिसाब से नोट नहीं होने वाला, ठीक है। सो यहां पे फोर्स तो एग्जिस्ट हो रहा है बट द बॉडी इज नॉट डिस्प्लेसिंग। ऐसे केस में वर्क डन क्या माना जाएगा? वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज़ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। ओके, सो ये F0 हो या फिर S0 हो या फिर थीटा 90 हो। थीटा 90 के केस में भी F और S अगर नॉन जीरो भी है तब भी अगर थीटा 90 डिग्री है तब भी वर्क डन विल बी जीरो। ये क्यों होता है? क्योंकि ये cos, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है साइन कॉस टैन, इसमें हर एंगल के लिए फिक्स वैल्यूज होती है। एंड cos ऑफ 90, ये तुम जब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, cos ऑफ 90 डिग्री का cos कितना होता है? इट इज जीरो। तो अगर जो फॉर्मूला है वर्क का, इट इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos ऑफ 90। अगर ये नॉन जीरो भी है, मान लो ये 5 है, ये 10 है, लेकिन cos ऑफ 90 आ गया, यानी थीटा 90 है, तो उस केस में ये जीरो हो गया एंड एवरीथिंग विल बी जीरो, सो द वर्क डन विल बी जीरो, राइट। तो इसका एक एग्जांपल हम अज्यूम कर सकते हैं। सपोज वी हैव सन, और सन के अराउंड में घूम रहा है, और अगर हमको ये निकालना है कौन सा फोर्स है यहाँ पे, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा रहा है, ये ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। कौन सा? सो इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट हियर? अर्थ का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? हर पॉइंट पे टेंजेंशियली वो डिस्प्लेस होता जा रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट? इट इज 90 डिग्री ऑलवेज, राइट। सो थीटा यहाँ पे 90 हो गया। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर दिस रेवोल्यूशन, फॉर मेकिंग दिस रेवोल्यूशन? यहाँ भी वर्क डन क्या माना जाएगा? जीरो। ओके, तो इनफैक्ट यहाँ पे सन अर्थ को रोटेट कराने के लिए ये जो प्रोसेस है इसमें कोई वर्क नहीं होगा, ये मानना है। ओके, सो दैट वाज आवर वर्क वाला सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या किया हमने यहाँ पे? इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका SI यूनिट है जूल, CGS यूनिट है और इट कैन बी पॉजिटिव for non-zero FNS and theta less than 90. It can be negative for non-zero FNS and theta greater than 90, and it can even be zero for either F equal to 0 or S equal to 0 or theta equal to 90. Okay, तो ये वाला था फर्स्ट हमारा वर्क वाला सेक्शन। Let's move to the energy. एनर्जी यानी क्या? अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। कॉमन भाषा में एनर्जी का मतलब है कि हमको एक अंदर से एक एबिलिटी होना चाहिए जिससे कि हम कोई भी एफर्ट कर पाए। ओके, सो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग वर्क। इन फैक्ट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, वही उसका डेफिनेशन है। एंड सपोज एग्जांपल दिया है 500 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी डन, 500 जूल का वर्क करना है तो उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यूज होगा वहां पे। सो 500 जूल ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड फॉर दैट वर्क। ओके, हेंस जो एनर्जी, जो वर्क का यूनिट एंड ऑल देगा वही सब एनर्जी के लिए चलेगा, यानी कि उसका वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। वर्क का ऐसा यूनिट जूल था, यहाँ भी जूल, सीजीएस यूनिट और यहाँ भी और, ओके, सब सिमिलर होगा। फिर एक और चीज है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन सा? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट एनर्जी जो हमको याद रखना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला प्रिंसिपल है, वो क्या स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना जो एनर्जी को जनरेट कर सके। ओके, अरे सर एनर्जी को जनरेट तो किया जा सकता है,
जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि हम कोई फ्यूल जला के या फिर हवा की मदद से या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। सो वहां तो जनरेट हो गया एनर्जी। क्या ऐसा है? नो, एनर्जी जनरेट नहीं किया जनरेटर ने, इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे जनरेट नहीं किया जनरेटर ने। क्या किया है? उसने कन्वर्ट किया है। ओके, इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में पानी एक हाइट से फॉल हो रहा है, इट इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट, जो काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ जब वो गिर रहा था, और जब वो जनरेटर पे गिरा तो वो टरबाइन घूमा और वो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इट इज ओनली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर फ्यूल जला के हम जनरेटर से जनरेट कर रहे हैं, केरोसिन जला के, दैट इज केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज नॉट जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को जनरेट नहीं किया जा सकता किसी भी मशीन से कहीं भी। सो एनर्जी इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं जहां एनर्जी डिस्ट्रॉय हो। सर ऐसे कैसे? हम एक क्रैकर को लेके जला दें, ब्लास्ट हो गया, उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई। एक कैंडल को जला दिया, उसकी एनर्जी खत्म। पेट्रोल डीजल जलाते हैं, एनर्जी केमिकल खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है, वो एक नॉन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ऐसा नहीं नॉन यूजेबल फॉर्म, बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एनवायरनमेंट में एयर के पार्टिकल्स में। इट इज नॉट गेटिंग एक्सटिंक्ट, और या फिर वो कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी वजह से द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द फोन, तो ये फोन का जो माइक्रोफोन है वो क्या कर रहा है? एक साइड में इट इज कन्वर्टिंग साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और सामने की तरफ क्या हो रहा है? सामने वाले पर्सन की तरफ जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है? इट इज कन्वर्टिंग अगेन दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी बैक टू साउंड एनर्जी। इट्स कन्वर्जन। अगर हम क्रैकर पटाखे फोड़े दिवाली में, ओके, सो उसके अंदर कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। जो जल रहा है, जब वो ब्लास्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड टू दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी, राइट? या फिर जैसे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जनरेटर का हमने कहा कि पानी जब हाइट पे स्टोर्ड है, दैट इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो गिर रहा है वहां से, उस हाइट से फॉल हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटिंग द टरबाइन, वो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ रोटेशन में, और फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर। सो दैट इज ओनली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी सिर्फ क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, ना तो कहीं क्रिएट हो रहा है, ना तो कहीं डिस्ट्रॉय। एनर्जी के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो अभी हम और देखेंगे यहाँ पे, बट पहले ये पावर वाला सेक्शन था। इट इज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। एनर्जी क्या, हमारा जो पावर है, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। यानी क्या? एक पर्सन है जिसको मैंने एक पर्टिकुलर काम दिया है, उसको एक ऑब्जेक्ट को ले जाके एक डिस्टेंस पे ले जाके रखना है। सो दैट इज अ फोर्स लग रहा है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी है, सो ऑब्वियसली वर्क है वहां। एंड वो चीज करने में उसने 1 घंटा लगाया। एक दूसरा पर्सन है, उसको भी मैंने वही सेम ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, एकदम आइडेंटिकल कंडीशन में, लेकिन उसको जो टाइम लगा है दैट इज ओनली हाफ एन आवर। अब पहले वाले पर्सन को सेम वर्क करने में 1 आवर लगा, दूसरे वाले को हाफ एन आवर लगा। तो इसका मतलब हम अगर कैलकुलेट करे जाए तो वहां पे जो पावर है किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसको कम टाइम लगा है सेम काम करने में, पावर इज मोर। सो ये कैसा है रिलेशन? टाइम जितना कम होगा फॉर डूइंग द सेम वर्क, पावर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सो इट हैज टू बी रिलेटेड एज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि पावर विल बी गिवन बाय वर्क बाय टाइम। ठीक है, टाइम नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये फैक्टर अगर टाइम ज्यादा रहेगा तो पावर कम। ओके, पावर का यूनिट ऐसा यूनिट, वर्क का क्या है भाई? जूल, इसका क्या है? सेकंड, जूल पर सेकंड, एंड व्हाट्स दैट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड वाट। 1 जूल पर सेकंड इज वाट। ठीक है ना, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट।
एंड इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ही होगा ना, क्योंकि वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो वो भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। एंड इसका एक और कमर्शियल यूनिट भी है, हॉर्स पावर। गाड़ियों के इंजन्स के लिए या फिर फैक्ट्रीज में मशीनरीज के लिए ये हायर यूनिट यूज करते हैं और पावर, दैट इज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। एंड अनदर फॉर्मूला फॉर पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी देखा था हमने। सो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है? is a velocity. So power is force into velocity। कभी जरूरत पड़ा तो पावर का हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, force into velocity, और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व।